सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम हिंदी बसंत भाग 1 का पार्ट 2 बचपन जो कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उसके बारे में पढ़ते हैं। लेखिका अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए बताती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका हमें अपने बचपन की ओर ले जाती है। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ, दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी। लेखिका उम्र में हमसे इतनी बड़ी है कि हम उसे दादी कह सकते हैं, नानी कह सकते हैं, बुआ या बड़ी मौसी। लेकिन लेखिका को परिवार के सभी सदस्य जीजी, बड़ी बहन, दीदी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी। लेखिका अब बचपन से यौवन अवस्था की ओर आ गई है तो अपने आप को बड़ा सियाना महसूस करती है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई तो वह शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष का समय। मेरे पहनने ओढ़ने में कि लेखिका के पहनने और ओढ़ने में काफ़ी बदलाव परिवर्तन आए हैं। पहले लेखिका आम बच्चों की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला या चॉकलेटी रंग। लेकिन लेखिका अब बड़ी हो गई है, उसका मन करता है या तो मैं सफ़ेद वस्त्र पहनूं या हल्के रंग के। अब उसे गहरे रंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने पिछले दशकों में 10 वर्ष के अंतराल में कई तरह की पोशाकें, वर्दी, कपड़े पहने हैं। पहले उसने लेखिका ने फ्रॉक, फिर निक्कर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये हमारी पोशाकें हैं जिनमें हम समय समय के अनुसार बदलाव करते हैं, पहनते हैं। बचपन की कुछ फ्रॉकें अब भी लेखिका को याद हैं। एक हल्की नीली और पीली धारीवार लाइन वाली फ्रॉक, गोल कॉलर था। उसकी बनावट क्या थी? गोल कॉलर बने हुए थे, उस पर बाजू पर कफ लगे हुए थे, और एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुनटों वाली घेरदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल झालर लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखने का भी बहुत प्रचलन था, रिवाज था। लड़कियां उसी तरह की फ्रॉक के रंग की तरह की रिबनों को अपने बालों में लगाती थी और रिबन लगाने का बहुत चलन था, रिवाज था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर फ्रिल टंगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेटी रंग की और दूसरी सफ़ेद रंग की। लेखिका को अपने मोजे, जुराबें और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। उस घर की परंपरा थी। वे कपड़े, वे मोजे नौकर या नौकरानी नहीं धोते थे। उन्हें धोने के लिए सख्त ज़बरदस्त मनाही कर रखी थी। बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे अपना समय, मोजे धोने में और जूते पॉलिश करने में लगाते थे। जूतों को ब्रश से पॉलिश करते और कपड़े फिर रगड़ करते तो उस पर अजीब तरह की चमक आने लगती थी। सरवर अक्सर आज भी लेखिका को जूते पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब नई किस्म के प्रकार के जूते आ चुके हैं। पहले इतने आरामदायक जूते नहीं होते थे, आज के जूते बहुत आरामदायक हैं। पहले वाले जूतों में पहनने से छाले होने लगते थे और उसका इलाज भी हम शुरू से ही कर लेते थे। छालों से बचने के लिए या तो हम जूते के अंदर रुई रखते थे या उस पर तेल लगाते थे। हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल भी पीना पड़ता था। यह एक बहुत मुश्किल काम था। शनिवार की सुबह ही नाक में से इस तरह की गंध बदबू आने लगती थी। एक छोटे शीशे का गिलास था जिस पर ठीक खुराक यानी दवा ml में, मिलीलीटर में लेनी पड़ती थी, लिखा उसके ऊपर अंकित होता था। उस जार को देखते ही, शीशी को देखते ही हमें उल्टियाँ होने लगती थी। मितली का अर्थ है उल्टी। लेखिका को याद है कि अगर वो शनिवार की दवा नहीं पीते तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस कैस्टर ऑयल को पीने से उनकी सेहत ठीक रहती थी। अब लेखिका बताती है कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में बहुत दूरियां आ चुकी हैं, बहुत अंतर आ चुका है। पहले कुछ घरों में ग्रामोफोन, एक तरह का टेप रिकॉर्डर सुई लगी होती थी, ग्रामोफोन होता था। आजकल की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका के बचपन में कुल्फ़ी थी जो आज आधुनिक समय में आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी, समोसा, पैटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे का खट्टे मीठे जिनका स्वाद होता है। खसखस एक तरह का पेय पदार्थ था, अब उसके बदले कोक और पेप्सी ने स्थान ले लिया है, यानी कि अंतर आ गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमन और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी, आनंदपूर्वक देने वाली होती थी। हम बहन भाइयों की ड्यूटी थी कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की।
हमारा घर मॉल, एक बड़ी दुकान जिस पे सब तरह के पदार्थ मिलते हैं, खाने योग्य, ज़्यादा दूर नहीं थी। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पर पहुंच जाते थे। वहां की उतराई यानी कि ऊंचाई से जब हम ऊंचाई चढ़कर जब हम नीचे उतरते थे तो सीधा हम मॉल पर पहुँच एक बड़ी दुकान पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी, जो सब तरह की टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, पेस्ट्री वगैरह मिलती है। काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार आज के बच्चों की तरह रोज़ चॉकलेट खाने की इजाज़त नहीं थी। लेखिका को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, रियायत थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास होते थे क्योंकि वे उस समय पर ना खाकर उन्हें घर लाती थी, साइन बोर्ड पर रखती थी और रात को खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी मज़े लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद है। एक तरह का फल है जो खट्टा और मीठा होता है, एकदम लाल और कुछ गुलाबी, कुछ रस भरी इसमें रस होता था। कसमल ये भी फल है, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता था। चेस्टनट और गजब की चीज़ें, ये शिमला के उस समय के फल हैं। आग पर भुने जाते थे, फिर छिलके उतार कर उन्हें खाया जाता था। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूरन, उस समय भी ये गोलियां चलती थी। हाँ, चने और जोर गरम की पुड़िया जो होती है, कागज़ में लपेटकर कुछ पदार्थ उसमें डाला जाता है, तब भी थी और अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है कि किस तरह कागज़ को मोड़ तोड़कर एक छोटी सी पुड़िया बनाते हैं, नीचे से तिरछी और ऊपर से इतनी चौड़ी कि आसानी से हथेली उस पर पहुंच जाए। एक वक्त था, समय था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते यानी कि मसाला डलवा लेते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक पुड़िया चलती, यानी कि बच्चे एक एक दाना खाते और पूरा मैदान घूम लेते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास लय रफ्तार थी। जैसे ही चना मुंह में डालते और वैसे ही एक कदम आगे रखते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, आनंद किए। घोड़ों की सवारी को शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी करने का मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, उन्हें कम आंकते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत की, हमारी नानी के घर के घोड़े तो बहुत सुंदर हैं, मोटे ताजे हैं, लेकिन यहाँ के नहीं हैं। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ शिमला में है, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता कि संगीत से प्रभु यीशु स्वयं ही कुछ कहने जा रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा था। शाम का समय है कि सूर्य अस्त हो रहा है, छिप रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े यानी कि पहाड़ों की चोटियाँ जो थी गहराने अंधेरे में डूबने लगती थी। देखते ही देखते इतनी देर में ही सड़कों की लाइटें, बिजलियाँ जलने लगती थी। रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने की, यानी दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। स्कैंडल पॉइंट पर भीड़ से उभरता कोलाहल शोर। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम से शिमला कालका ट्रेन का मॉडल हुआ करता था। मॉडल मीन्स नमूना। इसकी पटरियाँ, उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन गाड़ी, एक और लाल टीन लोहे की छत वाली, स्टेशन पर सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर कुछ बनी सुरंग। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी कि आज के समय में जो तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं वैसी नहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते, तो वह जहाज़ ऐसा लगता है कि भारी भरकम एक बहुत मोटा पक्षी आकाश में उड़ रहा हो अपने पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड, रफ्तार इतनी तेज़ लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल दुकान के सामने एक और ऐसी दुकान थी जो कभी नहीं भूलती, लेखिका को हमेशा याद रहती है। यह वह दुकान थी जहाँ मैंने चश्मा बनवाया था। वहाँ आँखों के एक डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा अजीब लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते थे, कहते आँखों में तकलीफ़ है क्या, इतना मोटा चश्मा लगाया है, इस उम्र में ऐनक की, इतनी उम्र में तुमने ऐनक लगवा ली। तुम लोग अपनी नसीहत देते कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा, दोहरा देती, दोबारा कहती कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर भी कहते कि थोड़ी देर अगर आप चश्मा पहनोगी तो कुछ समय बाद अपने आप ही उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन, विश्वास दिलाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता ही रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब
जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा क्या होगा। कि चश्मा लगाने का कारण क्या था कि लेखिका दिन में सूरज की रोशनी में नहीं पड़ती थी, शाम को लालटेन की रोशनी में पढ़ा करती, जिससे आंखों पर दबाव पड़ता था। पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छोड़ा, देखो कैसी लग रही हो, कि चश्मा पहनने के बाद आप कैसी लग रही हो। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। चश्मा लगाने के लिए तरह तरह की बातें कहते थे कि कैसे देखो आँख पर चश्मा लगा लिया ताकि इसे बहुत दूर का दृश्य दिखाई दे, लेकिन इस लड़की को यह नहीं पता कि बंदर जैसी तेरी सूरत लग रही है। मैं खींची चिढ़ी, मुझ पर यह वाक्य दोहराया जा रहा था, पर शेर बुरा ना लगा कि यानी कि वह कहावत सही थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने में शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर, क्या वाकई में सूरत कि मेरी शक्ल लंगूर जैसी लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी लग रहा था और मजाकिया भी लग रहा था। तब की बात है, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा पहले अटपटा अजीब सा लगता था, लेकिन समय के अनुसार वो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अब जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली सा दिखने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टे को ओढ़ना, कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी कि टोपियाँ क्या हैं, सुविधाजनक हैं।